हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर अकबर आईएएस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। चलिए हम सीधा मेन पेज पे आते हैं। माय फ्रेंड जाकिर जाकिर हुसैन जी ना रहे। चलो, थैंक यू उस्ताद। इस पर ही आर्टिकल आ गए है ये। Piketty's rights wrongs. India needs to reduce inequality of opportunity, invest in health and education. Taxing wealth could be counterproductive. A crisis in the making. Asset-less aging population, poor health could be a demographic challenge. ये भी एक करना पड़ेगा. Touch grass for a cooler mind. Politics and earth. Put the phone down. ये क्या बात हुई? Modern and uniquely Indian, the Constitution is to our Desi genius. It is about reinvigorating our present by reinterpreting received wisdom. इसने लिखा है स्वराज इंडियन नेशनल कन्वीनर। ठीक है, देख सकते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिबेट इन पार्लियामेंट शुड एंड नैरेटिव दैट इंडिया फाउंडिंग document is in danger. Political difference should not be cause of enmity. बीजेपी। Scholars without borders, one nation one subscription could make high quality research more accessible. हाँ, ये देख सकते हैं हम। इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अम्बेडकर एंड मुंशीज व्यू ऑन यूसीसी। चलो, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिलीजन एंड रिजर्वेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब। आज के आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल मास्टर चैरिज्मा इनोवेशन द जीनियस ऑफ जाकिर हुसैन। ये नहीं रहे, 74 आई गेस ईयर्स हो गए इनको। चलिए, किससे स्टार्ट करें? कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, या फिर अच्छा एक्सप्लेन से ही स्टार्ट करेंगे। चलो, नीचे से ऊपर जाएंगे पूरा। देखते हैं। Relationship between religion and reservation at the heart of several cases, including one before the Supreme Court currently, has been debated since the commencement of the Constitution. The top court said in 1992 that religion cannot be the sole criteria for reservation, but to what extent can it be considered? देखो, अभी बहुत ज़्यादा जो है रिलीजन को बेसिस मानते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, पर रिलीजन सिर्फ एक एकमेव क्राइटेरिया ऐसा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का। पर ये कितने हद तक रहना चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन है कि रिलीजन का भी कितने हद तक होना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि रिजर्वेशन में। तो वो देखते हैं अभी। काफी पेचीदा मामले है ये। सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, क्या पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट orally observed last week that reservation cannot be on the basis of religion. The bench of Justice B.R. Gawai and K.V. Vishwanathan was hearing a challenge to the May 2022 Calcutta High Court decision which struck down reservation for 77 communities classes, 75 which were Muslim within the quota for other backward classes. On November 26, the court had rejected an appeal against the denial of scheduled caste certificate to a woman from Puducherry after holding that she was a born Christian and could not be associated with any caste. The relationship between religion and reservation has been debated since the commencement of the Constitution in 1950. Both the Central and Supreme Court have sought to define the extent to which religion can be considered for providing reservation. अभी देखो, दो सिनेरियो दिए इन्होंने। एक सिनेरियो दे दिया कि जो ओबीसी में है 75 कम्युनिटीज को, 77 कम्युनिटीज के लिए हाँ रिजर्वेशन की डिमांड की थी, पर उसमें से 75 कम्युनिटीज जो है मुस्लिम्स के थे, जो विद इन ओबीसी के कोटा में आते थे। फिर भी रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद एक वुमेन थी जो पुदुचेरी से थी, पर वो बॉर्न हो गई थी क्रिश्चियन, पर उसको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट वो भी डिनाई कर दिया। अभी रिलीजन कितना मेजर रोल प्ले करता है रिजर्वेशन में, तो वो देखना पड़ेगा हमें अभी। अभी कितना डिफाइन, कितना एक्सटेंड तक रहना चाहिए रिलीजन रिजर्वेशन कंसिडर करने में, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक होगा। अभी ओबीसी कोटा देखते हैं हम मुस्लिम्स के लिए। आर्टिकल 16(4) of the constitution gives the state power to reserve posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. देखो, आर्टिकल 16 जो है अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड है। तो वो क्या बोलते हैं कि जो स्टेट है, मतलब क्या, स्टेट इन द सेंस वो वाला स्टेट नहीं है। आगे स्टेट वाला स्टेट है क्या, पता नहीं, देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंडिया वाला स्टेट है शायद। तो वो रिजर्व कर सकते हैं पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। कोई भी बैकवर्ड क्लास जो सिटीजन रहेंगे ना, तो उसके फेवर में वो पोस्ट रिजर्व कर सकते हैं, अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विसेज में, वो स्टेट्स के अंदर, मतलब स्टेट ही रहेगा मेरे हिसाब से। while there is no bar on identifying a religious group as the beneficiary of reservation within OBC and ST quotas, efforts to include religious groups or communities within the scope of reservation have mostly been in the OBC category. अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ओबीसी कैटेगरी में ना कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं कि ये बेनिफिशियरी जो है वो इसमें आना चाहिए।
तो उस पर से ज़रा मसले अभी चालू हो गए। केरला हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स विद इन द ओबीसी कोटा सिंस 1956, कर्नाटका इन 1995, तमिलनाडु इन 2007 टू सॉर्ट हैव सॉट टू इंक्लूड मुस्लिम ग्रुप्स अंडर ओबीसी कोटा। तो ओबीसी का जो है रिजर्वेशन, तो वो अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ईयर से इन्होंने दिया है। In Karnataka, Muslims were given reservation after the third backward classes commission of the states, chaired by Justice O. Chinnappa Reddy, said in its report that Muslim as a whole would be considered a socially and economically backward class. In 2006, the Justice Rajendra Sachar Committee, appointed by the Manmohan Singh government to inquire into the social, economic, and educational status of Muslims, found that the representation of Muslim OBCs was abysmal low in government jobs, which suggested that benefits of entitlements meant for the backward classes are yet to reach them. देखो, अगर बात की जाए रिजर्वेशन की, तो जब 1990s की बात है, तब एक कमेटी बिठाई गई थी जस्टिस राजेंद्र सच्चार कमेटी की, जो अपॉइंट किया गया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। फिर क्या वो उसका उनके फाइंडिंग्स क्या है कि जो मुस्लिम ओबीसीज है उनका जो गवर्नमेंट जॉब्स में है ना बहुत कम है, तो इसके वजह से इन्होंने बेनिफिट्स वो बैकवर्ड क्लास में देनी चाहिए। फिर 1992 का लैंडमार्क जजमेंट आता है इन द Mandal case, Indira Sahni versus Union of India. Supreme Court said the purpose of the OBC quota was to address historical discrimination faced by certain groups, and no class of citizens can be classified as backward solely by reason of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them. देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस केस में, जो पर्पस है ओबीसी का कोटा का, तो वो हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया गया है कुछ कुछ सर्टन ग्रुप्स ने, तो उनको बचाने के लिए रहेगा, ना कि कोई भी क्लास ऑफ सिटीजन्स आएगा और फिर बोलेगा कि भाई हम बैकवर्ड है इसलिए हमें आना है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, किसी एक बेसिस पे नहीं बोल सकते कि भाई रिलीजन है हमारा या फिर रेस है, कास्ट है, डिसेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो उसकी वजह से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। In essence, the court held that while religion and other factors of group identity were relevant, they could not be the sole criteria to provide reservation within the OBC quota. वही बोला कि जो एक एक रिलीजन के बेसिस पर आप सीधा ओबीसी के कोटे में नहीं डाल सकते। बेस्ड ऑन दिस रूलिंग द कलकत्ता हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन ओबीसी रिजर्वेशन फॉर 77 क्लासेस। इसी बेसिस पर जो 77 क्लासेस अभी हमने देखा, तो उन्हें स्ट्रक डाउन किया ओबीसी कोटा से। इट सेड हैड बीन प्रोवाइडेड विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द बैकवर्डनेस ऑफ दिस क्लासेस। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है कि भाई बैकवर्डनेस कैसे डिटरमाइन कर रहे हो आप, तो वो क्लियर नहीं था उनका। रिलीजन इंडेड अपीयर्स टू हैव बीन द सोल क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग दिस कमिटीज एज ओबीसी। अभी ये बोल रहे कि भाई रिलीजन एक में कारण रह सकता है। जस्टिसेस ये जो थे, दिस कोर्ट्स माइंड इज नॉट फ्री फ्रॉम डाउट दैट द सेड कम्युनिटी हैज बीन ट्रीटेड एज अ कम्युनिटी फॉर पॉलिटिकल एंड्स। अभी ये पॉलिटिकल एंगल थोड़ा सा लेने लग गए। अभी अभी आप देख सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली इनको लगेगा कि ये एंटी हो रहे हैं इसके अगेंस्ट। पर अभी ये मसला इतना पेचीदा है कि भाई अगर इनको अगर कुछ मिल जाता है, तो बाकी के भी कम्युनिटीज उड़ जाएंगे, तो ये डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा। एक अगर गिरने लगे तो सब गिर जाएंगे, फिर ऐसा होगा। कन्वर्जन एंड एससी कोटा, अभी एससी कोटा की रिगार्डिंग देखते हैं हम। अंडर आर्टिकल 341(1), द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन कास्ट, रेस और ट्राइब्स विच शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट। मतलब क्या, प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई भी कास्ट, रेस, ट्राइब्स जो पार्ट है या फिर ग्रुप है विद इन कास्ट एज शेड्यूल कास्ट। Shortly after the constitution came into the force, the president issued the constitution schedule caste order 1950, which contained a list of SC communities in each state. फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने इशू किया एक ऑर्डर जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में। तो उन्होंने पूरा लिस्ट बनाया कि एससी कम्युनिटीज कौन से रहेंगे स्टेट में। क्लॉज 3 ऑफ दिस ऑर्डर नाउ सेज दैट नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू, द सिख और द बुद्धिस्ट रिलीजन शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। अभी इन्होंने क्या बोला, क्लॉज 3, कोई भी पर्सन जो प्रोफेस करता है रिलीजन डिफरेंट देन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट रिलीजन, ये मेंबर नहीं रह सकते शेड्यूल कास्ट के। ठीक है, सीधा इधर क्लॉज ही दे दिया, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट रिलीजन से अलावा ये शेड्यूल कास्ट में नहीं आते। द ऑर्डर वाज ओरिजिनली रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज बट वाज लेटर एक्सपांडेड टू एससी हिंदूज हु कन्वर्टेड टू सिखिज्म एंड बुद्धिज्म इन 1990। तो पहले तो ये बस हिंदूज के लिए था, बाद में इसको एक्सटेंड करके सिखिज्म और वो मतलब बुद्धिज्म के लिए एक्सटेंड किया गया, जो हिंदूज जो कन्वर्ट हो गए इसमें। The order was challenged in 1983 by a cobbler named Sosai who belonged to the SC Adi Dravida community but was denied access to a government scheme for SCs because he was a Christian convert. Sosai argued before the top court that the scheduled caste order was discriminatory and that despite having converted to Christianity, he was still a member of the Adi Dravida community. अभी ये जो कॉबलर थे, तो इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में बोला कि मुझे गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठाना है, पर वो एससी नहीं ये बोल रहे क्योंकि वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए। पर ये बोल रहे कि भाई जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि मैं भले ही कन्वर्ट हुआ वो क्रिश्चियनिटी में, पर मैं फिर भी एक मेंबर हूँ आदि द्रविड़ कम्युनिटी का। अभी फिर आता है 1985, 2 साल में सोसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिड नॉट आंसर वेदर रिलीजियस कन्वर्ट वुड रिटेन देयर कास्ट स्टेटस आफ्टर कन्वर्जन, होल्डिंग दैट दिस वुड नॉट बी सफिशिएंट टू एक्सेस एससी बेनिफिट्स। अभी यही क्वेश्चन होने लग गया है कि भाई अगर कोई कन्वर्ट आता है तो वो बेनिफिट उठा सकता है या नहीं, तो वो भी एक क्वेश्चन आने लग गया है। It said that a person must prove that even after conversion, the handicaps suffered from such caste membership continue in their oppressive severity in the new environment of a different religious community. अब इनको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई जो भी इनको ऑपरेशन फील हो रहा है तो नए एनवायरनमेंट में भी वही फील हो रहा है। The push for including other religious converts, primarily Hindus who converted to Christianity or Islam within the SC quota, has since progressed in fits and starts. In 1996, the PV Narasimha Rao government introduced a bill to amend the 1950 order to include Christian converts, but it was never tabled. अभी थोड़ा कोशिश की गई थी कि भाई जो कन्वर्ट्स हो गए हैं उनके रिगार्डिंग भी एससी में आना चाहिए, पर उसमें कुछ इतना टेबल पे नहीं आया वो। 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन अपॉइंटेड बाय द यूपीए वन गवर्नमेंट in 2004 to look into various issues of India's linguistic and religious minority found the caste system to be all pervading social phenomena shared by almost all Indian communities irrespective of religious persuasions. तो इनको अभी लगने लगा ये पॉलिटिकल इशू होने लग गया है अभी। The commission recommended that once a person has been included in a SC list, a willful change of religion on his part should not affect adversely or his or her schedule caste status. अभी समझो कोई एससी कैटेगरी में है, अगर वो विलफुली चेंज भी करता है उसका जो भी रिलीजन है, पर वो एससी स्टेटस से मतलब जो उसके बेनिफिट्स है वो नहीं लिए जा सकते। द फाइंडिंग्स ऑफ पैनल्स वर डिस्प्यूटेड इन लेटर ईयर्स, कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन। अभी जो कन्वर्ट हो गए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, तो वो तो स्कोप के बाहर ही जा रहे रिजर्वेशन के। अभी ये क्वेश्चंस टॉप कोर्ट के आगे क्या क्या है अभी देखते हैं। Constitutional validity of the 1950 Schedule Caste Order was challenged again in Ghazi Suddin versus State of Maharashtra. The case has been pending since 2004, but the court said in 2011 that it would examine Clause 3 and the constitutionality of not including Christians and Muslims alongside Buddhists and Sikhs. अब इसमें जैसे बताया कि भाई बस हिंदू सिख और बुद्धिस्ट ही है चाहिए, तो उसमें मुस्लिम्स नहीं आते, इसलिए इसको रिकॉग्निशन नहीं दिया। In April 2024, the court decided to delay hearing arguments in the case after noting that the center had set up a commission to examine whether religious converts would retain their scheduled caste status. The center had submitted that it had not accepted the Ranganatha Mishra Commission's 2007 report and set up a new commission chaired by former Chief Justice of India के जी बालाकृष्णन। अभी वही मसला चल रहा है कि भाई जो कन्वर्ट से शेड्यूल कास्ट से होंगे उनको शेड्यूल कास्ट स्टेटस रिटेन कर सकते हैं या नहीं, तो इसीलिए कमीशन बिठाया गया। फिर भी उनका कुछ ऐसा आया नहीं अभी तक। Balakrishna panel has conducted public hearings in various states. In November 2024, it received an extension until October 2025 to submit its final report. The Supreme Court is also considering whether religious group as a whole can be provided reservation as an OBC. In 2005, the Andhra Pradesh government had introduced a law to provide 5% reservation to Muslims within OBC quota, which was struck down by the AP High Court that same year. तो अभी आंध्र प्रदेश ने भी एक लॉ पास किया था कि 5% रिजर्वेशन जो है मुस्लिम्स को देना चाहिए विद इन ओबीसी कोटा, पर ये भी स्ट्रक डाउन किया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। लाइक इन द कलकत्ता हाई कोर्ट रूलिंग, द एपी हाई कोर्ट हैड हेल्ड दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट यूज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू लेबल मुस्लिम्स एज अ होल एज अ बैकवर्ड क्लास। अभी यही रूलिंग आया कि भाई जो तुम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि भाई किस बेसिस पे कर रहे हो कि बैकवर्ड क्लास है, तो किस बेसिस पे बैकवर्ड क्लास है, वो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, तो आपको नहीं दिया जा सकता। Supreme Court had said it would hear the case after deciding the challenge to reservation for economically weaker section, but there has been no movement so far. The court upheld the 10% EWS quota in a majority verdict in November 2022. अभी ईडब्ल्यूएस वाला कोटा भी इसमें आ गया तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे। अभी देखते हैं ये कब फाइनलाइज होगा कि भाई एक स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन होगा कि भाई ये लोग है, ये लोग नहीं है। अभी भी केस चलता रहेगा, ये लंबा केस चलेगा, ये जल्दी शायद ही खत्म होगा। अगर हुआ तो अच्छी बात है। अभी यूसीसी का देखते हैं हम, दोनों की डिबेट क्या थे अभी, अंबेडकर जी और मुंशी जी के, दोनों भी दिग्गज तगड़े वाले एकदम। वीकेंड से काफी तगड़ी डिबेट होने वाली है अभी।
Prime Minister Narendra Modi once again pitched for a nationwide uniform civil code on Saturday, recalling the views of Dr. Ambedkar and K. Munshi in the Constituent Assembly. The Constituent Assembly decided it would be good for the future elected government to implement the UCC. Baba Saheb Ambedkar advocated for ending religion-based personal laws. The PM said in Lok Sabha. तो अम्बेडकर जी बोल रहे थे कि भाई जो रीजन बेस्ड पर्सनल लॉस है तो वो सब खत्म करके एक ही रहना चाहिए पूरे इंडिया में, तो वही तो प्रॉब्लम है। देखेंगे केएम मुंशी हु वुड गो ऑन टू सर्व इन द कैबिनेट ऑफ पीएम नेहरू डिस्क्राइब द यूसीसी एज बीइंग इंटीग्रल फॉर नेशनल यूनिटी एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये भी इनका भी सपोर्ट था कि भाई जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो इंटीग्रल रहेगा, नेशनल यूनिटी के लिए काम आएगा और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा। ये यूसीसी रेफर्स टू अ कॉमन सेट ऑफ लॉज governing personal matters, succession, marriage, inheritance, instead of current system in which religious communities have their own sets of personal laws। अभी कैसा चल रहा है कि जो भी पर्सनल मैटर से रिलेटेड जैसे कि सक्सेशन कौन किसकी जायदाद रहेगी, मैरिज, इनहेरिटेंस जो भी रहेगा वो करंट सिस्टम में कैसे चल रहा है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उनके उनके खुद के पर्सनल लॉज है। The UCC was discussed as Article 35 in the Constituent Assembly put to vote and passed, and it was later renumbered as Article 44 of the Indian Constitution। पहले 35 में था, फिर बाद में रीनंबर करके 44 किया। अभी क्रिटिसिज्म क्या है यूसीसी का? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म आएंगे इसमें। डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 23, 1948 फोकस्ड ऑन अ ड्राफ्ट आर्टिकल ऑन द यूसीसी टू बी इंक्लूडेड अंडर द डीपीएसपी। broad idea that the state ought to incorporate in policy making but would not be legally bound to abide by। ठीक है, तो पहले बोला जाता था कि इसको जो है वो डीपीएसपी में डाला गया है ताकि जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं रहेगा इस पर। ड्राफ्ट आर्टिकल 35 सेड द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस यूनिवर्सल सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी जो ड्राफ्ट बनाया गया था आर्टिकल 35 में बाद में जाके 44 में हुआ था, तो उन्होंने बोला कि भाई एक जो स्टेट है वो सिक्योर करे सिटीजन्स को, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी सम मेंबर्स लाइक मोहम्मद इस्लाम साहिब, Indian Union Muslim League criticized it. He said the idea may be to secure harmony through uniformity, but for that purpose it is not necessary to regiment the civil law of the people, including the personal law। अभी ये बोल रहे हैं कि भाई सिविल लॉ के साथ साथ अब पर्सनल लॉ भी यूनिफॉर्मिटी के इसमें नहीं आता है। सच रेजिमेंटेशन ही सेड विल ब्रिंग डिसकंटेंट एंड हार्मनी विल बी अफेक्टेड। तो इसकी वजह से उल्टा हार्मनी और अफेक्ट हो जाएगी। It was likely in anticipation of such opposition that the article was only suggested to be incorporated in the DPSP। इसके वजह से जो ये तो था कि इसके वजह से अभी फंडामेंटल राइट्स में भी डाल सकते थे, पर फंडामेंटल राइट्स में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ सकते थे इस पर स्टेट्स पर कि वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको डीपीएसपी में डाल दिया। मुंशी अभी ये क्या बोलते हैं, मुंशी डिसएग्रीड दैट हैविंग अ यूसीसी वुड बी टायरेनिकल टू माइनॉरिटीज। अभी माइनॉरिटीज के लिए प्रॉब्लम है। नो वेर इन एडवांस मुस्लिम्स कंट्रीज द पर्सनल लॉ ऑफ ईच माइनॉरिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सो सैक्रोसैंक्ट एज टू प्रिवेंट द इनैक्टमेंट ऑफ सिविल कोड। इन्होंने बोला कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, जो भी एडवांस मुस्लिम कंट्रीज है, तो उन्होंने पर्सनल लॉ हर एक माइनॉरिटी के लिए नहीं बनाया है, और जो भी पर्सनल लॉ है वो पूरा सैक्रोसैंक्ट नहीं कि भाई चेंज ही नहीं कर सकते, तो ऐसा भी नहीं है। ही सेड देयर वर अमंग many among Hindu who did not like a uniform civil code because they feel that the personal law of inheritance succession is really part of their religion, but in that case you can never give, for instance, equality to women। मुंशी said even though you have already passed fundamental rights to that effect। अभी ये बोल रहे कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो एक पर्सनल अटैचमेंट रहता है रिलीजन के साथ कि भाई जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, तो उनके लिए वो पार्ट ऑफ रिलीजन है, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते आप, भले आपने फंडामेंटल राइट्स दिया हो फिर भी वो ऐसा अलग नहीं कर सकते आप। मुंशी मुंशी पॉइंटेड आउट दैट इन हिंदू लॉ you get any amount of discrimination against women, and if that is part of Hindu religion or Hindu religious practice you cannot pass a single law which would elevate the position of Hindu women to that of men। अभी आप बोलोगे कि भाई इक्वेलिटी होनी चाहिए या फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो होना चाहिए, पर एक लॉ आने से सभी का वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। अगर हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस की भी बात की जाए तो he argued there was no reason for not having a civil code for India। इन्होंने बोला कि भाई कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। He asked Muslims to realize that the sooner we forget this isolationist outlook on life, it will be better for the country। Religion must be restricted to spheres appertaining to it, and the rest of life must be regulated so that India evolves into strong consolidation said। अभी देखो, आप रिलीजन को सब कुछ मानने लग गए तो जो ग्रोथ है कंट्री की वो शायद थोड़ी स्लो हो जाए।
जितना आइसोलेशन में देखोगे आप रिलीजन को तो उतना अच्छा रहेगा, उतना स्ट्रांग और कंसोलिडेटेड इंडिया रहेगा हमारा। अभी देखते क्या होगा आगे। अभी अंबेडकर जी बोलते हैं, बैक्ट आर्टिकल 35। Ambedkar said he would not discuss the merits or demerits of a UCC, but he advocated for Article 335. He said he was very much surprised at the suggestion that a UCC was not possible or desirable in a vast country like India. We have in this country a uniform code of laws covering almost every aspect of human relationship, including a uniform and complete criminal code operating throughout the country, which is contained in the penal code and the criminal procedure code. He pointed out. देखो, अगर इन्होंने बोला कि भाई मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस नहीं करूंगा यूसीसी के, पर अगर बात की जाए तो हमारे पास जो है यूसीसी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें यूनिफॉर्म कोड पहले से है ह्यूमन एस्पेक्ट के रिलेटेड। जैसे कि इंडियन पिनल कोड है जो कि अभी नाम चेंज कर दिया है हमने, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ वाज नॉट immutable and uniform through the whole of India. Ambedkar said, for example, up to 1935, the Northwest Frontier Province followed the Hindu law in the matters of succession and in other matters. अभी देखो, अगर बात की जाए मुस्लिम लॉज की तो वो पूरा होलिस्टिक नहीं है पूरे इंडिया में, क्योंकि अभी तक जो 1935 की बात की जाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना, वो अभी भी हिंदू लॉ ही फॉलो कर रहे थे जब सक्सेशन या फिर कुछ भी मैटर्स रहा तो उनके पर्सनल मैटर्स। लेटर ऑन December 2, during another discussion on the power of the state to legislate on religious matters, he said, I do not understand why religion should be given this vast expanse jurisdiction to prevent the legislature from encroaching upon that field. इनका एक ही मसला है कि भाई स्टेट को, मतलब स्टेट ने रिलीजियस मैटर्स को इतना प्राधान्य क्यों देना चाहिए कि भाई जो लेजिस्लेचर है उसमें वो अड़थड़ा लाए, कि लेजिस्लेचर को काम करने से रोक रहा है। When the task is to reform a social system full of inequalities and discrimination, it is quite impossible for anybody to conceive that the personal law shall be excluded from the jurisdiction of the state. अभी देखो, एक सोशल सिस्टम जहां पर इनइक्वालिटी इतनी है, डिस्क्रिमिनेशन इतना है, तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल रहेगा कि भाई एनीबडी को, किसी को भी, कि जो पर्सनल लॉ है वो एक्सक्लूड किया जाए पूरी तरह जुरिस्डिक्शन, जो स्टेट से जुरिस्डिक्शन से बाहर ही। Ambedkar added that all that state is claiming is a power to legislate, and there was no need to fear that if the state has the power, it will immediately proceed to execute or enforce it in a manner that may be objectionable to Muslim or Christian or any other community in India. अगर देखो, अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं, भले स्टेट क्लेम कर रहा है कि भाई हमें पावर दी जाए कि हमें लॉ बनाने की, पर इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक स्टेट के पास पावर है कि वो इमीडिएटली प्रोसीड भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, एनफोर्स भी कर सकता है, भले वो ऑब्जेक्शनेबल लगे किसी भी कम्युनिटी को भी। एक्चुअली देखा जाए तो अभी कितने रिलीजन्स है हमारे इसमें, वो अगर एक एक करते बैठे तो डिफिकल्टी हो जाएगी, और किसका बेसिस पर, मतलब एक बेस बना के उस पर ही हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना रहा तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कुड मेक हाई क्वालिटी रिसर्च मोर एक्सेसिबल। अभी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? स्कॉलर्स विदाउट बॉर्डर्स, पहले तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स थे, मतलब किधर भी जा सकते थे। भी देखते। On November 25, the center approved the Pradhan Mantri One Nation One Subscription Scheme (PM UNOS). This ambitious initiative will grant access to a vast collection of scholarly research e-journals, marking a transformative moment for students, researchers, academic institutions across India. देखो, एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो कलेक्शन है रिसर्च जर्नल्स का, तो उसका एक कलेक्शन रहेगा। वो फायदे सिर्फ किसको रहेगा? तो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पूरे इंडिया में, स्पेशली दोस्त फ्रॉम द कंट्रीज लेस एंडोर्ड इंस्टीट्यूशंस, जिसके पास ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस का एक्सेस नहीं है, तो उनके लिए तो वो और भी अच्छा रहेगा। ये स्कीम डिजाइन की गई है प्रोवाइड ऑल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ही है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक्सेस टू ओवर 13,000 जर्नल्स एंड फ्रॉम 30 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट पब्लिशर्स। वर्ल्ड के 30 बड़े पब्लिशर्स के 13,000 ई जर्नल्स एक्सेस कर सकते हैं आप। सच एक्सेस स्पैन्स डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग स्टेम, मेडिसिन, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ऑफरिंग एन अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नॉलेज वही। तो इसका अगर एक्सेस मिल गया तो कौन से डिसिप्लिन में मिलेगा? स्टेम मतलब क्या? साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, मेडिसिन वगैरह।
ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह में। At present, approximately 2,400 institutions benefit from subscriptions through 10 different library consortia. These consortia are managed by various government ministries and departments who provide access to e-resources such as journals, database, standards and e-books. तो इसका जो एक्सेस है अप्रोक्सीमेटली 2,500 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस ने इसका बेनिफिट उठाया है। ठीक है। Some key players in the ecosystem include the Ministry of Education, Department of Science Technology, Department of Scientific and Industrial Research, Department of Biotechnology, Agricultural Research, Earth Science, Atomic Research, Space, Defense, मिनिस्ट्री कितने हैं, हेल्थ फैमिली। द लार्जेस्ट ऑफ दिस इज ई शोध सिंधु, स्टार मार्क कीजिएगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ई शोध सिंधु ये क्या करेंगे, तो विच सर्व अराउंड 2,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक आईआईटीज, आईआईएम्स, आईआईसीआर, एनआईटीज। तो ये सबको ये ई शोध सिंधु जो है वो सर्व करेगा 2,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला जाता है, आईएनआईज। The new initiative includes all central universities, state public universities, colleges supported by the government. Historically, these consortia have operated in a fragmented manner, catering to specific disciplines, but ONS offers centralized access to resources across all disciplines. देखा जाए तो ये पहले तो कैसे होता था कि ये फ्रेगमेंटेड मैनर में पूरा चल रहा था, ये अभी क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा और अभी सभी को एक्सेस भी मिल जाएगा सभी डिसिप्लिन्स में। The number of institutions benefiting from these subscriptions will increase by over 160%. अभी 160% से ये इंक्रीज हो जाएगा। नोटेबली दिस इनिशिएटिव विल एक्सटेंड एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, एड्रेसिंग द करंट गैप इन कवरेज बाय द नेशनल मेडिकल लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्टियम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Currently, only 74 medical colleges, including 14 AIMs, out of 26 are covered with under the medical consortium AIRMED. With the introduction of bonus, all government medical colleges in the country will get access to e-journals. सभी मेडिकल कॉलेजेस को ई जर्नल्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ओनर्स आल्सो सिक्स टू फॉस्टर रिसर्च कल्चर इन टायर 2 एंड टायर 3। तो जहां पर नहीं है अभी, जहां जहां एक बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो अभी स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा ऑलमोस्ट। अंडर द एग्जिस्टिंग कंसोर्टियम मॉडल, जर्नल एक्सेस हैड बीन discipline specific, limiting researchers' ability to access materials outside their immediate field. ONUS will consolidate these resources, offering access to approximately 13,000 journals across various disciplines. This shift is aligned with National Education Policy 2020 objectives and Anusandhan National Research Foundation, which emphasize the importance of multidisciplinary education research. Institutes like IIT Madras are already blending traditional engineering and technology curricula with social sciences and offering clinical research programs in partnership with leading medical institutions. Through ONUS, these efforts can be reinforced with easy access to relevant journals across fields. Like Anusandhan Research Foundation also encourages cross-sectoral collaborations, and ONUS is expected to be powerful in promotion such partnership. The removal of disciplinary silos in academic research will not only enhance the quality and impact on research but also drive innovation that can contribute to social and economic development. देखो, अभी ये पूरा जो कथा हमने अभी मैंने पढ़ा, तो इसमें से क्या मिल के आया, तो इधर तक तो मैंने बताया कि जो एक मेडिकल का एक स्टैंडर्ड रहेगा तो उसमें सभी को एक्सेस करने ईजी हो जाएगा। बाद में पहले कैसा होता था, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक है तो लिमिटेड रहता था रिसर्चर्स के लिए कि भाई किधर किधर एक्सेस करना चाहिए। ओनर्स से क्या हो जाएगा, इनको एक्सेस भी मिल जाएगा। ठीक है। फिर बाद में हमने ये जो शिफ्ट लाया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लाया, और प्लस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने भी ये किया है। ये एम्फोसाइज करता है जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है और रिसर्च है उसको इम्पोर्टेंस देना। जैसे आईआईटी मद्रास भी अभी भी ब्लेंड कर रहा है ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का करिकुलम में। देखो, पहले इंजीनियरिंग जो भी सब्जेक्ट्स थे तो वो काफी पुराने थे, उसको लेके चल रहे, पर अभी जो टेक्नोलॉजी के बेस पे आ रहे हैं तो उसको भी मैच करने चाहिए ना। अभी आप जावा पढ़ते पढ़ते तो अभी तो आ रहा है पाइथन और ये सब चलने लग गए, तो अभी क्या किधर संबंध ही नहीं आता। तो ये पूरा एक्सेस मिल जाएगा इनको। और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी ये इंकरेज करेगा कि भाई क्रॉस सेक्टरल कोलैबोरेशन, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट। क्रॉस सेक्टरल मतलब क्या, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में आप एक्सेस ले सकते हो कि भाई हमें ये इसका इसकी मदद है, इसकी इसकी मदद है, आप ले सकते हो। तो ये जो एक पहले प्रॉब्लम था ना जो कि भाई ये आपकी मेडिकल डिसिप्लिन है तो आपको मेडिकल ही देखना चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं देखते, तो वो जो डिसिप्लिनरी साइलोस बोलते हैं उसे, मतलब साइलोस में काम करते, इंडिविजुअली काम करते, तो वैसा नहीं होगा। सब इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, और इससे क्या होगा, एक तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, इम्पैक्ट अच्छा बढ़ेगा, एकेडमिक रिसर्च अच्छी होगी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ये ऐसे कीवर्ड्स आने चाहिए आपके आंसर्स में, बाय द वे। With its vast coverage of journals, ONUS has ensured 98 to 100% fulfillment of the e-journal requirement of most consortia. In its next phases, ONUS has a plan, subject to approvals, to expand to private higher educational institutions through a private
public-private partnership model. Ways of moving forward toward this stage will be guided by the learning from the current pilot phase and will likely involve new models such as transformative agreements that combines सब्सक्रिप्शन कॉस्ट विद ओपन एक्सेस पब्लिशिंग. तो बाद में क्या करेंगे, ये ओपन एक्सेस पब्लिक भी करेंगे, प्लस ये इनका प्लान है कि भाई जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल थ्रू और इसको अप्रूवल नेक्स्ट फेजेस तक लेके जाने की कोशिश करेंगे. Onus is not a value judgment on the subscription-based model of scholarly publishing, but the adoption of the most practical India-specific solution towards expanding knowledge access till a sustainable open access model is achieved globally. The initiative represents a fundamental shift in the way scholarly research is accessed and shared in India. It is an important step towards a universal and equitable approach to achieving open access. Principle enshrined in Article 27 of the UNDCHR. ठीक है. By expanding access to scholarly resources, ONUS will empower students, faculty, researchers to push the boundaries of knowledge and innovation. It represents great opportunities to state universities that do not possess the financial strength of many elite institutions in the country. Even for leading academic and R&D institutions, this opens up the opportunity for cross-disciplinary and multidisciplinary research like never before. It has the potential to be a game changer in the knowledge ecosystem. देखा जाए तो ऑनर्स जो है काफी ज्यादा हद तक पूरा रिवॉल्यूशन लाने की चांसेस है इसमें, क्योंकि पहले की प्रॉब्लम क्या थी, जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन है उनको एक्सेस नहीं मिल रहा था अच्छे खासे इलीट इंस्टीट्यूशन का काफी, क्योंकि उनका जो सब्सक्रिप्शन है तो वो काफी ज्यादा हद तक था. और अभी क्या होगा, इनको एक्सेस मिलने लग गया तो ये जो है इनके पास काफी हद तक एक तो एम्पावरमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, और ये बाउंड्रीज पुश कर सकते हैं उनके नॉलेज और इनोवेशन के लिए. और आगे जाके इनका जो अपॉर्चुनिटी है वो भी ज्यादा बढ़ेगी, प्लस हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा, और क्रॉस डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में भी काफी हद तक गेम ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, मोटा मोटा तौर पर ओनर्स गेम चेंजर होने वाला है. काफी अच्छा लिखा है आर्टिकल इन्होंने. हम्म. तो मॉडर्न एंड यूनिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेस्टामेंट टू आवर एसी. नहीं, डिबेट इन पार्लियामेंट, देखो ये थोड़ा पॉलिटिकल जाएंगे इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ ये. भले अच्छा भी लिखा रहेगा तो भी मुझे नहीं पढ़ना है. क्राइसिस इन द मेकिंग ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे. अभी पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, चलो. Piketty's rights wrongs. India needs to reduce inequality of opportunity, invest in health and education. ठीक है, तो ये बोल रहे कि भाई जो इनइक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी में वो कम करो, इन्वेस्ट करो हेल्थ में और एजुकेशन में. टैक्स करने, रिच को टैक्स करने से हमें कुछ इतना प्रोडक्टिव नहीं मिलेगा. French economist Thomas Piketty is right that inequality isn't a rich country concern, and India shouldn't wait to become richer before addressing what is definitely a serious issue. Whether inequality in India is widening is a moot point. Official household consumption expenditure survey shows a decline in Gini coefficient 2011-12 से 22-23 for rural and urban. In other words, consumption inequality has reduced. अभी देखो कंजम्पशन के मामले में हमारा जो इनइक्वालिटी है वो तो कम हो गया है, कि कंजम्पशन हमारा अच्छा खासा बढ़ गया है ऐसे देखा जाए तो. सम मे नॉट बी ट्रू विथ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी which would well have been gone up in the past decade or more. That if so isn't good, not just from a moral, social, political, but also economic standpoint. Leveraging the market potential of India's large population cannot happen without incomes rising at the bottom of the pyramid. Less inequality and aspiring poor having more money to spend is desirable even from a hard-nosed business perspective. Ask any FMCG, two-wheeler और माइक्रोफाइनेंस कम्युनिटी एग्जीक्यूटिव. अगर बात की जाए, ये क्या बोल रहे कि पहले तो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो गिनी कोएफिशिएंट जो है इनइक्वालिटी को दर्शाता है बाय द वे. तो ये याद रखिएगा. तो जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी जो थी पहले बहुत ज़्यादा थी, कि भाई गरीब जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पा रहा था, अमीर ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे थे. पर अभी जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया है इन दोनों में. तो कुछ कुछ मामले में ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का इनकम अलग है, वेल्थ इनइक्वालिटी अलग रहेगी. पर अभी 5 डिकेड में हमारा कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए रहेंगे, और वो ये कमी काफ़ी हद तक बढ़ भी गया है. अभी मार्केट पोटेंशियल की बात की जाए तो हमारा इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो मार्केट पोटेंशियल भी बड़ा हुआ रहेगा. पर प्रॉब्लम है कि जो बॉटम है पिरामिड के, उनका जो इनकम है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है. उधर जो एस्पायरिंग पुअर है उनके पास पैसा तो है पर वो उतना डिजायरेबल नहीं है.
ठीक है। आप जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज उनको पूछ सकते हो। पिकेटी इज इक्वली राइट विथ डायग्नोसिस, द रियल इनइक्वालिटी इज वन ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनइक्वालिटी कहाँ पर आएगी पता है? अपॉर्चुनिटी में। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियस पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हमारे पास एक्सेस नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन है, टीचर नहीं है। एजुकेशन है, टीचर है, सिलेबस नहीं है, ना ही अच्छे से असेसमेंट है। हेल्थ का एक प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉब्लम है। ये बेसिक प्रॉब्लम ही हमें अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हम। इट मेक्स them less productive. Incomes are ultimately a function of productivity. How much output and value a worker adds from an economic activity. Incomes cannot rise without productivity improving. If the bulk of the workforce is, as Piketty notes, stuck in a low productivity trap, they cannot contribute to growth or nor partake of its fruit. देखो, आपके अगर बेसिक नेसेसिटीज ही फुलफिल नहीं है, आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, ना आपको अच्छा घर मिल रहा है, ना अच्छा सैनिटेशन मिल रहा है, तो आप उतना प्रोडक्टिव रहेंगे नहीं। आप पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिव भले आप करते रहेंगे, और जो जितना पोटेंशियल रहेगा उसका, वो उतना पोटेंशियल तक दे ही नहीं सकता। That's all the more reason then why India needs to reduce inequality in this case of opportunity early enough. It calls for increasing public investment. सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए गुड स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट, अदर फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मच मोर देन व्हाट सेंटर एंड स्टेट्स आर डूइंग नाउ। ठीक है, अभी भी वो कर रहे हैं पर लो पेस से, उसको स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। Where Piketty, however, is wrong in his prescription of taxing the wealth and not just incomes of the rich. Most of the false billionaire wealth are held as shares in the companies promoted by them. This is paper wealth that can be realized only when the shares are sold. It's one thing to tax incomes, capital gains from property or share sales, and goods and services transactions, which are all flow variables. Taxing unrealized wealth, which is a stock, is unnecessary. The tax reforms of recent times have helped broaden the base and reduce invasion. There is enough scope to raise additional resources from the already existing avenues, including through better enforcement and advanced analytics. The last thing India needs is a new tax that will create more disruptions than revenues for funding essential public goods. प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? अभी आप बिलियनियर से टैक्स नहीं ले सकते हो ज्यादा। क्यों पता है? क्योंकि उनका जो मेजोरिटी जो है वो शेयर्स में। अब शेयर जो है वो फ्लो वेरिएबल में नहीं आता, जब तक आप शेयर सोल्ड नहीं कर रहे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। तो अभी उधर कैसे, इसलिए जो बेस और इविजन इविजन ज्यादा चलता है इसमें। पर इसके लिए थोड़ा सा एक नया टैक्स लाने की जरूरत है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा ना हो, और जो रेवेन्यूज है वो एसेंशियल पब्लिक गुड्स के लिए रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक ठाक था, बोल सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, जो कि है क्राइसिस इन द मेकिंग। मेरे हिसाब से ये लास्ट रहेगा। इंडिया's population has reached its demographic prime. Around 67.3% of our population is between 15 to 59 years of age. Now demographic advantage will persist for another 3 decades. अगले 30 सालों तक के लिए हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक लाभ उठाना चाहिए। Approximately 26% of the population is below 14 years, just 7% above the age of 65, and as against 17% in the US and 21% in Europe. देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसमें। By 2030, India's working population will reach 60, मतलब almost 69% with the median age of 28. डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ जस्ट 31%। देखो डिपेंडेंसी मतलब क्या, जो 15 से नीचे है और जो 60 के ऊपर है तो वो काम नहीं कर सकते, वो ऐसे बैठे रहते, मतलब इन द सेंस कि ये तो ठीक है, ये आगे के काम करेंगे पर ये डिपेंडेंट ही है ना, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहते हैं, जो कि बस 31% है। इन एब्सोल्यूट नंबर्स, इंडिया विथ 1.04 बिलियन वर्किंग एज पर्सन विल कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है, मतलब इन द सेंस कि अगर डेंजर जब होगा जब अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। 1 बिलियन वर्कर्स हमारे वर्किंग एज पर्सन में आते हैं, और ये सबसे लार्जेस्ट वर्कफोर्स रहेगा पूरे वर्ल्ड में। But these large demographic numbers can translate into dividends only with high productivity that drives wealth creation, mainly through high technology, innovative information technology, high and new age services, R&D, driven innovation, healthcare and life sciences। वही मैं बात कर रहा था इसके ऊपर। इतने नंबर्स बड़े हमें दिख रहे हैं, इतना डिविडेंड है, पर ये कभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास हाई प्रोडक्टिव वाले करेंगे, ये मतलब वेल्थ क्रिएट करेंगे, या फिर वेल्थ क्रिएशन कैसे करेंगे, हाई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब पूरा। Does our demographic dividend presently have capacity to achieve this high productivity and wealth creation and achieve our 7 trillion GDP target by 2030? क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, उतनी प्रोडक्टिविटी या फिर इतना वेल्थ क्रिएशन है कि ताकि हमारा जो $7 ट्रिलियन का जीडीपी का टारगेट हम 2030 तक अचीव कर सकते हैं या नहीं? Clearly, this capacity can only develop with right education skills which require cognitive power, physical health. अच्छा ठीक है, ये कब होगा? जब राइट एजुकेशन स्किल्स मिलेंगे, अच्छा कॉग्निटिव पावर मतलब क्या, थिंकिंग पावर अच्छी होगा, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। बोथ स्टार्ट डेवलपिंग एट फीटल स्टेज। जब बच्चे, जब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तब से ही स्टार्ट होना चाहिए कंटिन्यू डेवलपिंग। क्योंकि देखो,
अगर बच्चे की हेल्थ ही खराब निकलने लग गई तो फिर फायदा ही क्या ना। Continues developing through childhood and then adolescence and into adulthood with proper health, nutrition, educational care. Only then can the demographic dividend have the capacity for higher learning, superior skills and qualification to fit contemporary job requirements. तो उसकी वजह से मैंने जैसे बताया, वही बच्चा जब बच्चा रहेगा, फिर थोड़ा टीनेज में आएगा, फिर अडल्ट में आएगा, अगर उसको अच्छा प्रॉपर हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशनल केयर मिला, तब वो जाके स्किल जो है अपने दर्शाएगा और उसकी वजह से हमें ग्रोथ में मदद मिलेगी। As per NFHS 5, among our present demographic dividend 15-49 years, only 41% women and 50% men have 10 years plus schooling. 10 साल से ज़्यादा स्कूलिंग बस हमारे देखो इतने लोगों के पास है। 57% वुमेन, 25% आर एनेमिक, मतलब क्या, लो आयन, आयन कंटेंट इनमें कम है। 18% वुमेन एंड 16% में नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। हैव बॉडी मास इंडेक्स बिलो नॉर्मल, मतलब बॉडी का जो वेट है और जो हाइट है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है। नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट डिस्पाइट सेवरल ऑनगोइंग स्किलिंग प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज are unable to find the skills they want and unemployment rates of educated youth remain high. इसके वजह से जो है ऑनगोइंग स्किल प्रोग्राम्स जो है, इसलिए उनकी जो स्किल्स है वो उतना फाइंड नहीं कर पा रहे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भले एजुकेटेड रहने के बाद भी कम है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है। और इमीडिएट डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 से लेकर 19 ईयर्स एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज विल कंस्टिट्यूट इंडियाज वर्कफोर्स फॉर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स। Among them, only 34% girls and 35% boys of age 15 to 24 have completed 12 years or more education. अब इसमें से भी जो एजुकेशन का टक्का है वो भी कम है। 60% गर्ल्स एंड 30% बॉयज और एनेमिक, ये भी एनेमिक का शिकार है। 50% गर्ल्स एंड 50% ये भी नॉर्मल EBMI है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 फाउंड दैट नेशनली ओनली 77% इन 17 to 18 ईयर्स कैटेगरी could read क्लास 2 टेक्स्ट बुक्स। भाई साहब 17-18 साल वाले बस दो सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक ही पढ़ सकते हैं। 35% जो है डिवीजन कर सकते हैं। Learning trajectory over grades 5, 6, 7 and 8 was relatively flat, meaning there was little differences in learning levels within these grades. देखो हमने क्या किया है, 8वीं तक हमें पास करना है, तो वो जो स्कीम है तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा हद तक उतना लर्निंग आउटकम नहीं मिला है। तो इसलिए ये जो अभी 8वीं के बच्चा है जो पहली दूसरी की भी किताब नहीं पढ़ सकता, ऐसा हो गया हाल। दिस इज आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स। अभी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है आगे देश को चलाएगा, अभी कैसे चलाएगा दिख नहीं रहा है मुझे। इट्स नॉट अ वेरी ब्राइट पिक्चर, और ज़्यादातर तो रीलों में ही रहते हैं, चलो कोई नहीं। इट्स नॉट अ वेरी ब्राइट पिक्चर अबाउट आवर फ्यूचर डेमोग्राफिक डिविडेंड आइदर आवर चिल्ड्रन हु विल एंटर द वर्कफोर्स आफ्टर अ डिकेड और टू। एज पर NFHS 5, 35% चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स आर स्टंटेड। ये छोटे हैं, वेस्टेड है, अंडरवेट है, एनीमिक है। टू पुअरेस्ट क्वांटिटल्स आर ऑलमोस्ट 50%, बट मोस्ट शॉकिंगली ओनली 11, अरे कितना डाटा दे रही है। ठीक है, डाटा बहुत ही मतलब एडुकेट डाइट नहीं है, वो सब ठीक है। मेडिकल साइंस कंफर्म दैट 90% ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट हैपन्स before the age of 5, lays the physical, mental, and emotional foundation for future. Optimal brain development therefore becomes first casualty of 88.7% children under 2. Not having adequate data. India's routine dietary deficit is well documented in national surveys. Not surprising, therefore, that resultant undernutrition, poor health, and morbidity prevents children and adolescents from achieving their complete cognitive and physical potential. Therefore, prevents them from acquiring the education and skills required for emerging higher end job markets. देखो घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं कि अगर इनका ऑप्टिमल ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फिर आगे जाके बहुत सारे समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, और आगे जाके ये भी इमर्जिंग हायर जॉब एंड जो स्किल्स है वो एक्वायर नहीं कर सकते। India will start aging with each passing year after 2030, with the workforce population declining and aging population increasing. A growing skillless, assetless, aging population, poor health can become India's greatest future burden. अगर 2030 के बाद हर एक साल हमारा एजिंग पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा और उससे क्या प्रॉब्लम होगा, एक तो हमारा हेल्थ के ऊपर इतना अच्छा नहीं है, तो एजिंग पॉपुलेशन है वो आगे जाके बड़ा बर्डन बन सकता है। इट इज अनलाइकली दैट अ लार्ज पॉपुलेशन विल स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी थ्रू हाई कंजम्पशन, मोर लाइकली अ लार्ज पॉपुलेशन विथ लो एजुकेशन और स्किल्स will increase unemployment and have little disposable income for high consumption. The expected flight of human capital from weaker sections to foreign lands with scarce secondary labor is hardly a solution. अभी देखो जो लार्ज पॉपुलेशन है हमारा वो स्ट्रेंथन कर सकता है हमारी इकोनॉमी, हाई कंजम्पशन वगैरह ठीक है। मोर लाइकली लार्ज पॉपुलेशन लो एजुकेशन और स्किल्स विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। अभी देखो हमारा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो हार्डली कोई एजुकेशन या फिर स्किल्स इंक्रीज कर सकता है, और उसके वजह से जो हाई कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। जो अगर देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए तो वीकर सेक्शंस वाले कोई फॉरेन लैंड नहीं जाने वाले, इसलिए उनको लेबर ही हार्डली एक सोल्यूशन रहेगा।
The time for a serious real-time situation analysis or immediate and future demographic dividend and redesign our policy framework to strengthen it through the life cycle is now. अभी से हमें इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा. A sound foundation of better nutrition, health, education will enable our demographic dividend to capitalize future economic and job market opportunities. तो अभी से कुछ ना कुछ तो इस सेक्टर्स में पूरा हमें उठना चाहिए. सेक्रेटरी है, फॉर्मर सेक्रेटरी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्होंने सब्सटेंशिएट करने के लिए खुद के पॉइंट्स डाटा देना इंपॉर्टेंट है. अभी ऊपर के देखते हैं कुछ है क्या. चांसेस आर लेस. नीचे का हो गया ना शायद हमारा सब. अच्छा इधर से देखते हैं. सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे गुड्स फॉर हाई रिकॉर्ड. चलिए ऊपर ही जाते हैं, कोई नहीं. My hasn't been action taken against सेबी कांग्रेस खरगे सोशल प्रियम्बल. पॉलिटिकल छोड़ दीजिए. नहीं इतना तो नहीं है इसमें. नहीं है अभी तक तो नहीं है इतना कुछ. 6 डिग्री तापमान हो गया बाय द वे पुणे का. बहुत ही डेंजर डिप हुआ है. बहुत ठंड थी सुबह. चलिए फिर. अच्छे आर्टिकल्स थे आज. मिलते हैं फिर. आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो. तब तक के लिए जय हिंद.